हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस बाय गौरव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है। तो एंशियंट इंडिया में 1500 बीसी से 500 बीसी तक के समय को हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो वैदिक सिविलाइजेशन जो कि एंशियंट इंडिया में 1500 बीसी से 500 बीसी तक का समय है। ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। यानी कि जो सबसे पुरानी सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, उस सभ्यता के पतन के बाद एक सभ्यता शुरू हुआ जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। ठीक है। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, ठीक है ना। तथा वैदिक सभ्यता में आर्यों को मूल निवास वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे वो मूल निवासी थे। ठीक है। इसके साथ इस सभ्यता से जुड़ी हुई वैदिक साहित्य, राजनीतिक स्थिति, सभ्य समाज और कुछ तथ्य के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे इसके राजनीतिक स्थिति को, सभ्य समाज के बारे में, और भी कुछ अन्य जो तथ्य होंगे उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्ड जानेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, द वैदिक सिविलाइजेशन वॉज स्टार्टेड बाय द आर्यंस। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो आर्यंस जो थे वो भारत में आए। ठीक है। आर्य भारत में आए। ठीक है। तो मैक्स मूलर का मानना है कि जो आर्य आए वो मध्य एशिया से आए। ठीक है ना, मध्य एशिया से आए। तो यहाँ पर अगर हम वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में वितरित किया गया है। ठीक है। वैदिक काल को पहले तो दो भागों में बांटा गया है। पहला को हम लोग कहते हैं वैदिक काल के पहले भाग को कहते हैं पूर्व वैदिक काल, और दूसरे भाग को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है। उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी। और पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि उस समय ऋग्वेद को लिखा जा चुका था। ठीक है। जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है। 600 ईसा पूर्व तक। तो ये जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो उत्तर वैदिक काल का था। अब यहाँ पर है कि वैदिक सभ्यता को आर्यों ने शुरू किया था। वैदिक सभ्यता को आर्यों ने शुरू किया था, और आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। ठीक है। मध्य एशिया से हुआ था। जो सर्वमान्य मत है वो ज़्यादातर लोग जो मानते हैं वो कि आर्यों का आगमन जो है वो मध्य एशिया से हुआ था। ठीक है। और आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ठीक है ना। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ और चीज़ें। तो आरंभिक वैदिक सभ्यता में आर्य द्वारा पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग का समाज था। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कांस्य युग का एक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्ति के समाप्ति के साथ के साथ उत्तरी मध्य गंगा में शुरू होने वाले वैदिक सभ्यता एक दूसरा शहरीकरण था। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला जो नगरीय सभ्यता था वो तो हड़प्पा था। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ उत्तरी मध्य गंगा में, वो सभ्यता दूसरा शहरीकरण था जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। 1200 ईसा पूर्व से 1000, 1200 ईसा पूर्व से 1000, 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो 1200 से 1000 के बीच का जो समय था, ठीक है, पूर्व में उपजाऊ पश्चिमी गंगा के मैदान में यह आर्य फैल गए थे। ठीक है। तो गंगा का जो मैदानी भाग था उसमें आर्य फैल गए थे, और आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहा गया। और आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को
ग्रामीण सभ्यता कहा गया है। तो आर्यों ने जिस सभ्यता को बसाया या विकसित किया, उस सभ्यता को हम लोग ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानते हैं। तथा आर्य ने प्रथम लोहे की खोज की, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहे की खोज आर्यों के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो ये ऋग वैदिक काल में इसका प्रमाण मिला। ठीक है, लोहे के हथियार इन लोगों के पास थे। ठीक है, लोहे की हथियार इन लोगों के पास थी। आगे देखेंगे, जिसके द्वारा जंगल को साफ करने में और कृषि जीवन को व्यवस्थित करने में इस्तेमाल किया जाता था। अगर उनके पास लोहा था तो अब उनके पास ऐसे ऐसे हथियार थे जिनकी मदद से वे जंगलों को क्या कर सकते थे, साफ कर सकते थे, जंगलों को साफ कर सकते थे। ठीक है, और कृषि जीवन को व्यवस्थित करने में इस्तेमाल किया जाता था। अब वे लोहे का हल बना सकते थे। ठीक है, लोहे की अन्य औजारें बना सकते थे। ठीक है, तथा आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन के साथ कृषि भी था। आर्य लोग जो थे वो क्या करते थे, पशुपालन तो करते थे लेकिन साथ में कृषि भी करते थे। ठीक है, पशुपालन के साथ कृषि भी करते थे। और शुरुआती दौर में आर्यों का व्यापार प्रचलन सीमित था, व्यापार विनिमय पद्धति पर आधारित था। ठीक है ना, तो बार्टर सिस्टम था वहाँ पे, है ना, एक दूसरी चीज़ों के बदले मतलब आदान प्रदान किया जाता था, एक दूसरी चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, तथा सुतार का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, यहाँ पर है कारपेंटर। ठीक है, चलते हैं आगे। लिटरेचर और कल्चर, वैदिक साहित्य संस्कृति, इसमें हम लोग देखेंगे कि उस समय जो चीज़ें हुई, मतलब एक मिनट, हाँ, वैदिक संस्कृति में 4 साहित्यिक पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। वैदिक संस्कृति में 4 साहित्यिक पुस्तकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें है वेद, ब्राह्मण, आरण्यका और उपनिषद। ठीक है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यका और उपनिषद। इन पुस्तकों में वेद का 4 भाग है। अब ये पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋषि अथर्वा ने अथर्ववेद की रचना की और ये सबसे नया वेद है। ठीक है, ये सबसे नया वेद है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद में भारत में जितने सुर हैं, 7 सुर हैं, उसका जो जन्मदाता है वो सामवेद को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। और ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद से किया गया है। ठीक है ना, जो सविता यानी सूर्य को समर्पित है। सविता यानी सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल्स हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 श्लोक हैं। ठीक है ना, 1028 श्लोक हैं। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद से किया गया है, जो सविता यानी सूर्य को समर्पित है। ठीक है ना, और ऋग्वेद में 10 मंडलाज और 1028 सूक्त हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे, तथा सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है। ठीक है ना, भारतीय संगीत का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और यजुर्वेद में भगवान कृष्ण की भक्ति भाव की उपासना की बात उल्लेख किया गया है। यानी कि अगर पूछे कि भगवान कृष्ण के बारे में किस वेद में कहा गया है, तो यजुर्वेद में कहा गया है। ठीक है, और अथर्ववेद में जादू टोना आदि के बारे में, वशीकरण इत्यादि के बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, तो अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता है। वेद त्रय में कौन कौन से वेद आ जाएंगे? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, अथर्ववेद उससे बाहर है।
अभी मैंने कहा ऋषि अथर्वा ने इसका लेखन किया। आगे, और अगर हम पुस्तक ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मणों ने वेद के मंत्र को समझाया है। पुस्तक ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मणों ने वेद के मंत्रों को समझाया है। ठीक है। और ब्राह्मण का अर्थ है त्याग। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? त्याग होता है। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है। तो ब्राह्मण का अर्थ होता है त्याग। ठीक है, त्याग। तथा अरण्यका साहित्य में जंगल के बारे में कहा गया है। अरण्यका साहित्य में जंगल के बारे में कहा गया है। यहाँ पर अरण्य का मतलब है वन, जहाँ पे गुरुजनों और छात्र तप के लिए एक साथ रहते हैं। ठीक है ना। अरण्य का मतलब होता है जंगल, और वहाँ पे गुरुजन जो हैं वो अपने छात्रों के साथ तप के लिए एक साथ रहते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ठीक है। इन 4 पुस्तकों में उपनिषद एक दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद, ठीक है ना, एक दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेद के अंत में होता है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद 108 है। ठीक है ना, जिसमें 11 महत्वपूर्ण है, लेकिन उपनिषद टोटल कितने हैं? 108। याद रखना है कितना? 108। तथा उपनिषद में बृहदारण्यक सबसे पुरानी उपनिषद है। बृहदारण्यक सबसे पुरानी उपनिषद है। इसके साथ वैदिक संस्कृति में रामायण और महाभारत महाकाव्य के बारे में भी उल्लेख है। वैदिक संस्कृति में रामायण और महाभारत, ठीक है, रामायण और महाभारत इन दोनों महाकाव्यों के बारे में भी उल्लेख है। रामायण को वाल्मीकि मुनि ने लिखा था, जबकि महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना है कि महाभारत को कौन लिखे थे? वेद व्यास जी। और रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था। ठीक है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। कितना? पहले 6,000 श्लोक थे, फिर 12,000 हो गए, और फिर 12,000 से 24,000 श्लोक हो गए। ठीक है। और 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। तो रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। शुरू शुरू में रामायण में 6,000 श्लोक थे। वही बात यहाँ पर है। शुरू शुरू में 6,000 श्लोक थे, और बाद में 2,000 श्लोक को सम्मिलित किया गया था। तो पूर्ण रूप से 24,000 श्लोक से रामायण की रचना हुआ है। यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ है। पहले 6,000 थे, फिर हो गए 12,000, और बाद में हो गया 24,000। ठीक है ना। तो ये 24,000 ही फाइनल था। अब यहाँ पर है 24,000 श्लोक से रामायण की रचना हुआ था, और महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। ठीक है, 18 पर्व हैं। शांति पर्व महाभारत में सबसे लंबा पर्व है। शांति पर्व, यहाँ पार्वन नहीं होगा, पर्व होगा। ठीक है, पर्व होगा, लंबा पर्व है। और भगवत गीता भी महाभारत ग्रंथ से प्रकाशित है। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है वो भी महाभारत ग्रंथ से ही लिया गया है, इसलिए इसके लेखक भी कौन हो जाएंगे? तो महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। उस समय जो राजनैतिक स्थितियाँ थी वो क्या थी। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल में राजतंत्र प्रणाली में शासन करने का भार राजा के ऊपर होता था। तो जो शासक होते थे, जो शासन करते थे, वो राजा होते थे। और ये हम ऋग वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो उस समय कौन सी प्रणाली थी? तो राजतंत्र प्रणाली थी। ठीक है। राजा सैनिकों का प्रमुख होता था, जैसे अभी राष्ट्रपति होता है ना, तो उसी तरह से राजा जो होते थे वो सैनिकों के प्रमुख होते थे। और राजा को गोमत भी कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। राजा को गोमत कहा जाता था। ठीक है। तथा ऋग वैदिक काल में राजतंत्र प्रणाली में गणतंत्र का भाव देखा गया। राजतंत्र तो था ही, साथ साथ में गणतंत्र का भाव भी देखा गया। गणतंत्र में क्या होता है कि जो गद्दी होती है ना, वो वंशानुगत ना होकर के
जो उसके लिए क्या है, कुशल योग्य इंसान है, उनको बिठाया जाता है। ठीक है। जैसा राजा वंशानुगत क्रम से एक के बाद एक राजा होते थे। ठीक है। परंतु जनता उसे हटा सकती थी। राजा तो हो सकते थे, लेकिन वंशानुगत ही होते थे, लेकिन राजा उसको क्या कर सकते थे, प्रजा उसको हटा सकती थी। ठीक है ना। सभा और समिति नामक प्रशासनिक संस्थाएं थी। ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में सभा और समिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति का महत्वपूर्ण कार्य जो था वो राजा का चुनाव करना था। ठीक है। और समिति की प्रधान को ईशान कहा जाता था। समिति की प्रधान को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। तथा राजा जनता का विशिष्ट प्रधान होता था। राजा क्या होता था, जनता का विशिष्ट प्रधान होता था। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित तथा सेनानी करते थे। राजा जो प्रशासन करते थे उनमें सहयोग कौन करते थे, पुरोहित करते थे और सेनानी करते थे। ठीक है। जो ऊंचे पद पर सेना के ऊंचे पद पर होते थे वे लोग सब इसके प्रशासनिक सहयोग में मदद करते थे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। राजा के गुप्तचरों को स्पर्श कहा जाता था। राजा के गुप्तचरों को स्पर्श कहा जाता था। तथा किसी भी युद्ध की परिस्थितियों में राजा मुख्य रूप से नेतृत्व करता था। जैसे पहले तो देखेंगे कि गुप्तचर जो होते थे, राजा के जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था, स्पर्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था, स्पर्श कहा जाता था। ठीक है। और यदि कोई युद्ध की स्थिति बने तो सबसे पहले राजा, ठीक है ना, राजा क्या करता था, उसका नेतृत्व करता था। इसके अलावा राज्य में राजा को कर संचित करने का नियम नहीं था। तो उस समय ऋग्वैदिक काल में राजा के द्वारा कर संचित करने का कोई खास नियम नहीं बना हुआ था। जनता द्वारा स्वेच्छा से जो सहयोग दिया जाता था उसी से राजा चलता था। ठीक है। तो जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए सहयोग से राजा चलता था। ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर हम देखें कि सोसाइटी कैसा था उस समय। ठीक है। वैदिक सभ्यता में सोसाइटी, समाज कैसा था। वैदिक सभ्यता या संस्कृति में ऋग्वैदिक समाज को चार भाग में शामिल किया गया है। ठीक है। तो जो ऋग्वेद था उसके 10वें मंडल में, ठीक है, चार भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। जैसे कि ब्राह्मणों को शिक्षक और पुजारी की श्रेणी में समाहित किया गया था। ब्राह्मणों को शिक्षक ब्राह्मणों को शिक्षक और पुजारी, इन दोनों श्रेणी में समाहित किया गया था। तथा क्षत्रियों को शासकों और शासन प्रबंध श्रेणी में समाहित किया गया था। क्षत्रिय का काम था शासन करना या फिर उसका प्रबंध करना। ठीक है। उसमें इसको समाहित किया गया था। ठीक। और अगर हम आगे चलें, अब यहाँ पर है, और किसानों और व्यापारियों को वैश्य की श्रेणी में निहित किया गया था। जो किसान था और व्यापारी था उसको वैश्य माना गया। ठीक है, वैश्य माना गया। तथा शूद्र को श्रमिक और कारीगरों की श्रेणी में विभाजित किया गया या भाग किया गया। तो यहाँ पर श्रमिक और कारीगर माना गया शूद्र को। ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, एक तो ब्राह्मण देखा, फिर क्षत्रिय देखा, फिर वैश्य देखा और शूद्र देखा। तो ब्राह्मण को या तो शिक्षक या फिर पुजारी, ठीक है ना, और क्षत्रियो को या तो शासक का दिया जाए या शासन प्रबंध का कार्य दिया जाए। किसान को और व्यापारियों को वैश्य की श्रेणी में रखा गया। शूद्र को श्रमिक और कारीगरों की श्रेणी में रखा गया। ठीक है। इसके अलावा वैदिक काल के समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। क्या नहीं था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस समाज में लोग गाय को ज़्यादा मानते थे। ठीक है ना, गाय को ज़्यादा मानते थे। गाय के लिए एक शब्द आता था ये। ठीक है। आगे चलते हैं। हम्म,
यदि कोई गाय को मारने तथा चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे मौत या निष्कासन का दंड दिया जाता था। जैसे यदि कोई व्यक्ति गाय के लिए, ठीक है ना, या गाय को चोट पहुंचा दे, या अगर उसके लिए षड्यंत्र करके उसे मारने का कोशिश करे, ठीक है, तो उसका क्या किया जाता था, उसको मृत्यु दंड का सज़ा दिया जाता था या फिर उसको निष्कासन का दंड दिया जाता था। ठीक है, निष्कासन का दंड दिया जाता था। और गाय तथा सोने की निर्धारित मूल्य से विनिमय का माध्यम था। क्या? गाय तथा सोने की निर्धारित मूल्य से विनिमय का माध्यम था। इसी समाज में लोग अलग अलग कार्य से अपना जीविका निर्वाह करते थे। ठीक है, तो जो लोग थे समाज में अपने अलग अलग कार्यों से अपना जीवन निर्वाह करते थे। जैसे वस्त्र, बर्तन, लकड़ी तथा चर्म कार्य था, है ना। वैदिक काल के बाद लगभग 1000 BC में आर्यों उत्तर भारत में फैल गए। 1000 BC में आर्य जो थे वो उत्तर भारत में फैल गए। उसके बाद देखेंगे आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और बाद में पूर्व और दक्षिण में फैलने लगे। बाद में देखिए, बाद में भी क्या हो गया, ये पूर्व और दक्षिण में फैलने लगे। पूर्व और दक्षिण में फैलने लगे। धीरे धीरे आर्य शहरी होने लगे और अपने समाज को परिवर्तन और विकसित करने लगे। ठीक है, ये भी धीरे धीरे ग्रामीण से शहरी होने लगे और अपने समाज को परिवर्तित करने लगे और विकसित करने लगे। तथा इसी अवधि में कई प्रकार के विवाह के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, बहुत मतलब यहाँ पर कई प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया, जिसमें प्रजापत्य विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, अर्श विवाह और गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को लव मैरिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब विवाह प्रचलित थे। ठीक है, इसका जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में ये सब चीज़ें हमें समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आर्य यहाँ पर देखिए, आर्य कृषि में भी सक्षम थे। आर्य जो थे वो कृषि में भी सक्षम थे। फलियाँ, तेल, चावल, जौ आदि फसलों का चाष करते थे। ठीक है ना, ये उन सब चीज़ों का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। और बहुत सारे कार्यशैली के जरिए यह सभ्यता विकसित और सक्षम होता चला गया, क्योंकि अलग अलग तरह से अलग अलग शैलियों में कार्य हो रहा था। तो इसलिए भी ये सभ्यता क्या हो गई, धीरे धीरे विकसित होती चली गई और सक्षम होता चला गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे सम फैक्ट्स अबाउट वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ विशेष जानकारी या कुछ फैक्ट्स। तो आइए देखते हैं। विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक सभ्यता में आर्य का मूल निवास मध्य एशिया है। ठीक है, विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक सभ्यता में आर्य का मूल निवास मध्य एशिया है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का एक समूह भारत के अलावा ईरान और यूरोप की तरफ भी गया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि एक समूह तो भारत आ गया और इसके अलावा एक समूह ईरान चला गया और एक समूह यूरोप चला गया। क्योंकि हम लोग मध्य एशिया की बात करें तो उधर से यूरोप जाना, उधर से ईरान जाना और इधर इंडिया आना, ठीक है, संभव ही था। और एक जो शिलालेख मिला जिसको हम बोगाज-कोई शिलालेख के नाम से जानते हैं, ठीक है, एशिया माइनर में 4 भगवान का उल्लेख है, जिसमें इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं और नासत्य हैं। क्या हैं? नासत्य हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है कि किस किस भगवान का के बारे में इसमें जानकारी मिला। इंद्र के बारे में, वरुण के बारे में, मित्र के बारे में और नासत्य के बारे में। ठीक है, नासत्य के बारे में। अब हम आगे देखेंगे। देखेंगे वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। कुलप, ठीक है, कुलप, कुलप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था तथा ग्रामों का संगठन को विस कहा जाता था। ग्रामों के संगठन को विस कहा जाता था और विसों का संगठन को जन कहा जाता था। ठीक है ना। और बाद में, हालांकि ऋग्वेद में तो जनपद का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ठीक है ना, कई जन मिलकर राष्ट्र बना देते थे।
अब आगे देखेंगे, वैदिक काल के लोगों को सोना तथा चांदी के बारे में ज्ञान था। यानी कि वैदिक काल के लोगों को सोना और चांदी दोनों के बारे में पता था। और पूर्व वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी। पूर्व वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी और बुआई, जुताई, फसल की गहाई आदि का वर्णन 4 वेदों में से ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है ना। तो ऋग्वेद का देखिए दूसरा से लेकर के 7वां तक है ना, इसको हम लोग बहुत प्राचीन खंड मानते हैं। ठीक है। तो ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल में तो ये नया मंडल है। ठीक है। कौन सा? प्रथम और 10वें और नवम। नवम में सोम के बारे में सोम के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है। तो जो जाति व्यवस्था है ना, वो 10वें मंडल में ही मिलता है। तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार खुद से जब पढ़िएगा तो ये और अच्छे से चीज़ें क्या होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे वैदिक काल में मनुष्य तथा देवता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले अग्निदेव का भी पूजा की जाती थी। तो वैदिक काल में अग्नि को भी देवता का दर्जा दिया गया था। अग्निदेव को भी देवता माना जाता था। ठीक है। और इनको हम लोग मनुष्य तथा देवता के बीच, ठीक है, मनुष्य तथा देवता के बीच क्या मानते थे कि मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले मानते थे। और मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को अपनाया गया है। जो शब्द हम लोग यूज करते हैं सत्यमेव जयते, उसको हम लोग मुंडकोपनिषद से अपनाए हैं। यह सत्यमेव जयते शब्द भारत के हर राज्यों के प्रतीक में है। ठीक है ना, भारत के हर राज्यों के प्रतीक में है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वैदिक काल के बारे में कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन। और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टेक केयर।